हम लोग जब डॉक्ट्राइन बोलते हैं ना, सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत कोई थ्योरी से निकलता है, ठीक है, और हर थ्योरी का एक अपना एक अलग विशेषता होता है। जब हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है व्यवहारिक पक्ष, एक होता है सैद्धांतिक पक्ष, ठीक है। व्यवहारिक पक्ष जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बोलते हैं, और वो कहीं ना कहीं सैद्धांतिक पक्ष पे ही आधारित रहता है। जैसे देखो, हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे चीज लिखा है जो हमें करना चाहिए, ठीक है, वो हमारा व्यवहारिक पक्ष है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका संबंध किसी ना किसी सिद्धांत से है, ठीक है। जैसे कानूनी कार्रवाई के समय आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर आपको झूठ बोलते हो पकड़े जाते हो तो आप पे क्या होगा, सजा होगा। तो कानूनी एक व्यवहारिक पक्ष पे आपको सच बोलना है, और ये सैद्धांतिक पक्ष है ही है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो किसी सिद्धांत की तरह, किसी थ्योरी की तरह आपको उसका सजा मिलेगा। तो दो पक्ष होता है, व्यवहारिक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष। इसी व्यवहारिक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष को ध्यान में रखे राजनीति शास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत डेवलप हुए, बहुत सारे थ्योरी डेवलप हुए। इन सारे थ्योरी में जो पहला थ्योरी हम लोग को पढ़ना है वो है उदारवाद। क्या है? उदारवाद। देख रहे हो, उदारवाद। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? उदारवाद। उदारवाद को बोलते हैं लिबरलिज्म। उदारवाद को क्या कहते हैं? लिबरलिज्म। ठीक है, देखो उदारवाद का उदय, ठीक है, उदारवाद का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ, जब नवजागरण आया। नवजागरण के बाद हम लोग देखते हैं बहुत सारा देश गुलाम बना, फिर स्वतंत्र हुआ, और इस स्वतंत्रता के क्रम में जब स्टार्ट हुआ तो हम लोग देखते हैं उदारवाद का उदय हुआ, जब बहुत सारे लोग डिमांड करने लगे वर्ल्ड लेवल पे। हम लोग देखते हैं 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में हम लोग क्या देखे थे, किस प्रकार 16वीं 17वीं शताब्दी में कोलोनियलिज्म स्टार्ट होता है, उपनिवेशवाद एंड साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म स्टार्ट होता है, और इसके स्टार्ट होने से क्या होता है, हम लोग देखते हैं बहुत सारे देश गुलाम बन जाते हैं, और जो देश गुलाम बनते हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से, वे अपनी स्वतंत्रता को मांग करने लगते हैं, ठीक है। और यही स्वतंत्रता का जो मांग है ना, ये स्वतंत्रता का जो मांग है उदारवाद को जन्म देता है, ठीक है। और इस विचारधारा का जन्म मुख्य रूप से हम देखते हैं हमारे पश्चिमी देश जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन आदि देशों में होता है। हालांकि आज विश्व भर में हर देश उदारवाद को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो उदारवाद क्या है? तो उदारवाद का भी एक ऐसा चीज नहीं है कि अचानक उदय हो गया, ठीक है। इसका भी एक लंबा इतिहास है और कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। उदारवाद जिस चीज से जुड़ा हुआ है और जहां से आया है उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाद। उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाद। याद रखोगे, क्योंकि उदारवाद का जो जन्म हुआ है ना वो व्यक्तिवाद से ही हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है शास्त्रीय उदारवाद के पहले चरण को व्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। और इस व्यक्तिवाद को लाने वाले कौन थे? इस व्यक्तिवाद को लाने वाले थे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने सबसे पहले व्यक्तिवाद को लाया। ठीक है, इसको याद रखना है। उन्हीं को व्यक्तिवाद, उन्हें व्यक्तिवाद का जनक कहा था, और यही व्यक्तिवाद जाकर के उदारवाद बन गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये व्यक्तिवाद, उदारवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद है क्या? यही सोच रहे हो ना कि व्यक्तिवाद दो शब्दों से मिला है, व्यक्तिवाद, ठीक है। अर्थात जब हम व्यक्ति की स्वतंत्रता को विशेष स्थान देते हैं तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाद। उदारवाद ही उसका बढ़ा हुआ रूप है, उसका विकसित रूप है, ठीक है।
तब उसको हर क्षेत्र में स्वतंत्रता मिलता है, चाहे वो देश, वो किसी व्यक्ति भी हो सकता है और वो कोई समाज भी हो सकता है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से तो फाइट करते हैं बहुत चीज के लिए, लेकिन कभी कभी सामूहिक रूप से ही फाइट करते हैं। तो व्यक्तिवाद को ही आगे बढ़ाएं। जब हम लोग समाज के लिए कुछ चीज मांग कर रहे हैं या अपने लिए कुछ मांग कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, एक तरह का ये उदारवाद है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि जॉन लॉक ने व्यक्तिवाद से ही उदारवाद को आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे चल करके और एक विचारक थे जिनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्यों प्रसिद्ध है भाई? इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इन्होंने भी आगे चल के उदारवाद को अपनाया, उदारवाद को प्रसिद्ध किए। ठीक है, एडम स्मिथ की एक पुस्तक है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, को बाइबल अथवा आर्थिक उदारवाद का। ठीक है, द ग्रेट मैनिफेस्टो, इसमें कहा है, देखो उदारवाद भी बहुत सारा उसका आयाम है, सामाजिक उदारवाद है, आर्थिक उदारवाद है, राजनीतिक उदारवाद है। अब हम सब जब सामाजिक बोलते हैं तो समाज के क्षेत्र में सबको छुटकारा देना, सबको बोलने का अधिकार देना। ठीक है, आर्थिक उदारवाद का मतलब होता है अर्थ के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में सबको आगे बढ़ाना। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे आर्थिक उदारवाद। ठीक है, तो ये आया। इंग्लैंड के आगे कुछ विचारक जैसे कि बेंथम, जेम्स मिल, जेएस मिल ने उदारवाद को आगे चल के प्रतिस्थापित किया। और सारे बहुत सारे राइटर थे जिन्होंने उदारवाद को अपनाया। अगर हम लोग उदारवाद के डेफिनेशंस में जाएं, कुछ कोटेशंस में जाएं, तो हमको और ये चीज को क्लियर करेगा। जैसे देखते हैं, देखो यहाँ पे आप लोग क्या लिखा है, लास्की के अनुसार देखो, उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह नहीं बल्कि मानसिक विचार भी है। हम लोग नहीं बोल सकते कि खाली थ्योरी भी है, एक मानसिक विचार, एक हमारा सोच है उदारवाद। ठीक है, जबकि सार्टोरी, इनका विचार ये याद रखना, सार्टोरी क्या बोलते हैं, उदारवाद व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत एवं व्यवहार। मतलब उदारवाद वह प्रक्रिया है, वह सिद्धांत या वह मानसिक सोच है जहां पे हर व्यक्ति को, ध्यान से सुनिए, हर व्यक्ति को, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता देती है। अब देखो स्वतंत्रता का एक मीनिंग भी हम लोग क्लास लेवल पे पढ़े थे। स्वतंत्रता का मतलब भी पॉजिटिव या नेगेटिव में होता है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं हो कि आपको जो मन में आए वो करो। ठीक है, मतलब आपके दायरे के अंदर आपको जो सीमा सबके लिए है, उस सीमा के अंतर्गत आपको भी एक स्वतंत्रता दिया है, और साथ ही साथ आपके पास क्या है, न्यायिक सुरक्षा भी प्राप्त है और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत एवं व्यवहार। मतलब उदारवाद वह प्रक्रिया है जहां पे हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से समाज में, ठीक है, स्वतंत्रता दी जाती है, उसको सुरक्षा दी जाती है और संवैधानिक अधिकार भी दिया जाता है, और साथ ही साथ हर व्यक्ति को, ठीक है, बोलने का अधिकार। अगर हम लोग देखो क्या बोलता है, तानाशाही देशों में बोले, तानाशाही देशों में ये उदारवाद उतना प्रसिद्ध नहीं होता है। प्रसिद्ध है नॉर्थ कोरिया में, सब अभी देखना वहां पे सबको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो वहां उदारवाद नहीं है। तो ये कहाँ पे प्रसिद्ध होगा, तो लॉजिक लगाओ आप लोग, ये कहाँ होगा, उन देशों में होगा जहां प्रजातंत्र होगा। तो उदारवाद किसको समर्थन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उदारवाद भारत को भी समर्थन देता है। तो उदारवाद का संबंध किस देश में प्रसिद्ध है, ये प्रजातांत्रिक देशों की एक बहुत अच्छी धारणा है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो इसके बारे में हम लोग कुछ इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे तो हमको क्लियर होगा। आई थिंक आप लोग को मतलब एक आइडिया हो गया होगा। उदारवाद के विभिन्न पहलू है, इनके पहलू को देखो। जब हम लोग उदारवाद स्वतंत्रता बोल रहे हैं तो किस क्षेत्र में स्वतंत्रता, ठीक है, तो स्वतंत्रता मतलब जो देश में उदारवाद का ये सब पहलू रहेगा तो हम लोग बोलेंगे वहां पे उदारवाद अच्छा है। जैसे कि नागरिक स्वतंत्रता, उदारवाद हमेशा नागरिक को प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, वहां के शासक क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता है, जितना कि
नागरिक जो सोचता है तो नागरिक को प्रथम स्थान देता है। वित्तीय स्वतंत्रता, तो वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? वित्तीय स्वतंत्रता की मूल धारणा यह है कि प्रतिनिधित्व के बिना किसी का कर नहीं लगाया जाना। अगर कोई हम पे शासन कर रहा है या हम लोग पे, मतलब शासन नहीं बोलेंगे, जो देश में रह रहे हैं, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड समवेयर इज रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, तो देन हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। और गवर्नमेंट जो होता है कि लोगों का प्रतिनिधित्व ही नहीं करती है तो क्या टैक्स पे करेगा? देखो अमेरिका में एक आंदोलन हुआ था उसके आजादी के समय, क्योंकि अमेरिका का जनता का बात नहीं चल रहा था वहां पे, ठीक है, क्योंकि वहां पे दूसरा एक औपनिवेशिक अंग्रेजों का शासन था। तो वहां पे एक स्लोगन बहुत फेमस लाया गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये किसका स्लोगन है? ये अमेरिका का है। कब? अमेरिका के स्वतंत्रता के काल में दिया गया था और कहा गया था जब तक आप हमें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम लोग को शासन में नहीं लाओगे, तब तक हम लोग टैक्स नहीं पे करेंगे। वी विल नॉट पे टैक्स टिल यू इंक्लूड आवरसेल्फ इन द एडमिनिस्ट्रेशन। गॉट इट? उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता हर देश में, ठीक है, उदारवाद के तहत क्या होता है? हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, अपना जो विचार है तुम उसको अभिव्यक्ति कर सकता है, पूजा या किसी धार्मिक मत को अपनाने का भी स्वतंत्रता है। बहुत तरह के सामाजिक स्वतंत्रता भी है, तुम्हारा खान पान, तुम्हारा वेशभूषा, तुम्हारा जाति के स्थान पे, तुम्हारा जाति धर्म के स्थान पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और आर्थिक स्वतंत्रता भी उदारवाद का एक पहलू है, क्योंकि उदारवाद में हर व्यक्ति को, हर दल को, ठीक है, अगर वो ट्रेड एग्रीमेंट की तरह सही से काम कर रहा है तो उसको हर तरह का व्यापार करने का अधिकार मिलता है। और साथ ही साथ उदारवाद राजनीतिक स्वतंत्रता भी देता है। मतलब क्या? देश के हर नागरिक समान, ठीक है, उसको स्वतंत्रता है, घरेलू स्वतंत्रता ही है, ठीक है। इस प्रकार पारिवारिक जीवन, शिक्षा आदि के पुरुषों एवं औरतों की स्वतंत्रता की वकालत करती है, ठीक है। तो ये है आपको इसके कुछ पहलू। आप देखो उदारवाद की विशेषता, ये परीक्षा में पूछेगा, प्रश्न यही रहेगा, उदारवाद से आप क्या समझते हो, उदारवाद के विभिन्न विशेषता या तत्वों का वर्णन करें। देखो सबसे बड़ी विशेषता जो है, टेनेंट्स जो हम लोग बोलते हैं, जिसपे ये सिद्धांत खड़ा है, वो है क्या? व्यक्तिवाद। ये मैं पहले ही बोल दिया, उदारवाद एक तरह का क्या है? व्यक्तिवाद ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो एक तरह का व्यक्तिवाद है, उदारवाद क्या है? एक तरह का व्यक्तिवाद है। समझ में आया? उसके बाद हम लोग देखते हैं ये अधिकारवाद का विरोध है। अब अधिकारवाद क्या होता है? अधिकारवाद हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह का, कि क्या बोलेंगे, प्रजातंत्र का है, डिक्टेटरशिप को क्या बोलते हैं? तानाशाही व्यवस्था, जहां पे एक व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है। डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट में क्या होता है? डिक्टेटरशिप क्या है? जहां पे हम लोग देखते हैं एक ही सरकार, एक ही गवर्नमेंट, एक ही व्यक्ति सारे शक्ति को अपने हाथों में रखता है, ठीक है। जबकि उदारवाद क्या है? इसका विरोधी माना जाता है, क्योंकि उदारवाद का हम लोग अभी पहलू में क्या देखे थे? उदारवाद में बोला गया था यह कि उदारवाद गया है सभी व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति करने का मौका देता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये व्यक्ति, ये जो अधिकारवाद है, एक व्यक्ति का जो अधिकार है उसका विरोध करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करना। अगर देखो एक कहावत है, किसी को आप जब तक स्वतंत्र नहीं छोड़ोगे तब तक वो विकसित नहीं हो सकता, ठीक है। पक्षी की विशेषता तब हमको दिखता है, और पक्षी की महानता तब हमें दिखती है जब वो खुले आसमान में उड़ती है। उसको अगर पिंजरा में रखो तो पक्षी लगेगा, ठीक है,
वो एक जानवर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, जो एक पिंजड़े में है। तो उदारवाद क्या करता है, हर व्यक्तित्व का विकास करने का मौका देता है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या बोले कि हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास तब कर सकता है जब तक उसको अभिव्यक्ति अपनी बातों को रखने का मौका न दे। उदारवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हर व्यक्ति अपनी बातों को रख सकता है, इससे वो अपना व्यक्तित्व का विकास करता है। आप किसी सभा में जाते हैं, आप बैठे बैठे आ जाते हैं, आपको बोलने का बहुत कुछ है वहां पे, आप बहुत को इंस्पायर कर सकते हो, लेकिन आप बोले नहीं, सीधे लौट के आ गए, तो क्या आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके सामने आया? आपका जो ज्ञान है वो सबके सामने आया? नहीं आया। तो आपका व्यक्तित्व का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे कोई ऑथोरिटेरियन चीज हो रहा था, एक व्यक्ति अपना माइक लेकर खुद ही बोले जा रहा है, दूसरा को बोलने का मौका नहीं दिया, तो ये व्यक्तिवाद का क्या होता है, विरोध हो जाता है। जबकि उदारवाद में क्या लिखे, व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व का विकास होता है। और साथ ही साथ जब हम हर व्यक्ति की विकासता बोलते हैं, 4 पॉइंट बोलते हैं, चौथा पॉइंट देखो, इससे क्या होता है, राजनीतिक समानता भी। उदारवाद राजनीति समानता का समर्थक है। राजनीति समानता का अर्थ क्या होता है, राजनीति समानता का अर्थ लिंग, जाति, वर्ण, धर्म, आर्थिक अवस्था के भेदभाव के बिना सभी लोगों को क्या देंगे, वोट देने का अधिकार। आज देखो कोई ऐसा तो नहीं है ना, हिंदू का संख्या ज्यादा है तो हिंदू का 1.5 वोट काउंट होगा, ठीक है, क्रिश्चियन बहुत कम है तो उसका थोड़ा हम कम करेंगे, ठीक है, या क्रिश्चियन पीपुल कुछ काले होते हैं तो उसका कम, ट्राइबल पीपुल कुछ काले होते हैं तो कम। तो ना तो लिंग के आधार पे, या महिला लोग कमजोर होती है उसका वोट हम आधा काउंट करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। ना तो लिंग के आधार पे, और ना ही जाति के आधार पे, ना ही वर्ण के आधार पे, ना ही धर्म के आधार पे, किसी आधार पे कहता है भेदभाव नहीं होता है। ये भी इसका एक प्रमुख विशेषता है। उदारवादी प्रजातंत्र, हम बता दिए पहले ही, उदारवाद का संबंध किससे है, प्रजातंत्र के, जहां पे हम सभी लोगों की बात, सभी लोगों के अधिकार की बात करते हैं, तो वो प्रजातंत्र है। और वो कहीं ना कहीं उसमें क्या है, उदारवादी पक्ष भी छिपा हुआ है। तो उदारवाद का संबंध क्या है, प्रजातंत्र से ही है। शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन, उदारवाद से हम क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि इसमें हम हर व्यक्ति को अपने बात रखने का मौका दे सकते हैं। और क्या होता है, इसमें क्रांति का भय बहुत कम होता है, क्योंकि हम सबको सुनते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये शांतिपूर्ण परिवर्तन भी लाया जा सकता है। उसके बाद है सर्वमताधिकार, मैं बोल ही दिया, इसको पहले ही डिस्कस कर दिया पॉलिटिकल राइट में, कि सब व्यक्ति को क्या है, वोट देने का अधिकार है, सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। और साथ ही साथ अगर हम लोग 8वां पॉइंट देखिए तो उदारवाद में कहीं ना कहीं मानवीय गुण छिपा है, क्योंकि हर मानव की बातों को हम लोग यहाँ पे सुनते हैं, और साथ ही साथ हर मानव का विचारों को, ठीक है, स्थान दिया जाता है, ठीक है, उनके अधिकारों को, उनको स्वतंत्रता को, ठीक है, लेकर उनको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो ये किसके गुण है, ये मानवतावान के गुण है, ठीक है। और ये गतिशील अवधारणा है, ठीक है, गतिशील अवधारणा, ठीक है। अब देखो एक चीज है यहाँ पे, आप लोग अवधारणा धारणा दो चीज देखते होंगे, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। धारणा और अवधारणा क्या होता है, दो अलग अलग वर्ड है। जब आपका व्यक्तिगत विचार हो तो वो धारणा है, और ये विचार जब सर्वमान्य हो जाता है, सभी लोग जब इसको एक्सेप्ट कर लगते हैं, तो ये बनता है अवधारणा। तो न्यूटन की अवधारणा वो धारणा थी, जब सब लोगों ने उनके विचारों को एक्सेप्ट किया तो वो अवधारणा बन गया, न्यूटन का अवधारणा, ठीक है। तो धारणा व्यक्तिगत है, अवधारणागत, अवधारणा क्या है, सार्वभौमिक, सबके द्वारा एक्सेप्टेड है, ये डिफरेंस। तो ये क्या है, एक गतिशील अवधारणा है जो सबको मानते हैं, और समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहा है। अब सपोज कि हमारा जो खान पान था या ड्रेसिंग सेंस था पहले, वो तो डिफरेंट था, ठीक है। आज हम लोग उस तरह का ड्रेस पहनते हैं, नहीं पहनते हैं ना, उस तरह का ड्रेस नहीं पहनते। अगर हम नहीं पहन रहे तो हम कोई रोक दे रहा है, तो गतिशील, हम समय के अनुसार चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक गतिशील अवधारणा है,
जो समाज को अच्छा लगे, हर विचार में अच्छा हो, उसको मैं एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। और ये एक तरह का बहुलवादी समाज का गठन करता है। बहुलवादी मतलब बहुविशेषता, बहुत तरह के समाज। आप क्यों बोलते हैं हर लोगों का विचार अलग, हर समाज एक दूसरे से नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं हम इस विचारधारा में पहले बोलते हैं हर समाज को, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, तो सबका एक बहुलवादी समाज का गठन हो जाता है। ठीक है, ये है, इसमें निष्पक्ष बहुदलीय शासन प्रणाली भी होगा, निष्पक्ष न्यायालय होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको कुछ जानना। ये टोटलिटेरियन का विरोधी है। किस प्रकार टोटलिटेरियन, वही मैंने बताया, वन लीडर वन पार्टी। ठीक है, सॉरी, वन पार्टी वन लीडर, जहाँ पे एक ही दल या एक ही लीडर होता है, उसका विरोधी माना जाता है। तो इतना विशेषता आप लोग कर लोगे, ये काफी उदारवाद खामियां भी है। ठीक है, खामियां ये है कि जैसा कि मैं बोला कि ये एक तरह का व्यक्तिवाद है और हर व्यक्ति की सुनता है। ठीक है, जिससे कभी कभी समाज में बहुलता बहुत ज्यादा आ जाता है कि अगर हम हर व्यक्ति को इंडिविजुअली सुनने लगे, तो एक तरह का ये तो केओस हो जाएगा ना। वो बोलेगा हमको सुनो, वो बोलेगा हमको सुनो, वो बोलेगा मेरे विचार को सुनो। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ये आएगा। दूसरी समस्या है, अगर कुछ कानून लाना है तो बहुत ज्यादा समय लगेगा उदारवादी देश में, क्योंकि कोई बोलेगा पास कर दो, कोई बोलेगा ना पास करो, कोई बोलता है रोक दो। ठीक है, सबका अलग अलग विचारधारा है, और हम लोग बोल ही दिए उदारवाद के तहत हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। इसमें भी समस्या हम लोग का आएगा। आर्थिक इसका दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में भी इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो ये कुछ इसकी कमियां भी है। मैं बता ही दिया, राजनीति शास्त्र में जितने भी चीज हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ उसके अच्छे बात है, कुछ खराब। ठीक, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब आप लोग